नमस्कार। क्लास 12 अकाउंटेंसी। हम अपनी लास्ट क्लास में गुडविल की ट्रीटमेंट समझा था। हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर समझ रहे हैं, जहां हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझा है, प्रैक्टिस भी किया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेटा उसमें कोई डाउट है गुडविल से रिलेटेड? जो कल हमने कंप्लीट कर लिया है, गुडविल की सारी एंट्रियां समझा दी है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी किए हैं और आपको प्रैक्टिस भी दी थी। उसमें कोई समस्या? रिप्लाई देना है बेटा आपको जितना जल्दी हो सके। एनी डाउट इन गुडविल? गुडविल में कोई डाउट? देखिएगा, इस चैप्टर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बड़ा प्रश्न आता है आपके इस एग्जाम में, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है और 100% आता है। ये भी बात फैक्ट है, 100% आएगा। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का अपना अगला एडजस्टमेंट है, वो है आपका रिवैल्यूएशन ऑफ असिस्टेंट लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ असिस्ट एंड लायबिलिटीज। अगला आपका एडजस्टमेंट आता है। जैसे ही एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है, मैं एक बार फिर कह देता हूं, जब भी एक नया पार्टनर एडमिशन लेगा, आप टोटली 6 एडजस्टमेंट करते हो। सबसे पहले नए साझेदार की पूंजी का निर्धारण करोगे, उसके बाद आप रेशियो कैलकुलेट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन होगा, गुडविल का एडजस्टमेंट होगा, रिवैल्यूएशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को बांटना पड़ेगा, और उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट होती है। तो इस तरह से हमारे पास टोटली हमारे पास में 6 एडजस्टमेंट है, जिसमें से हम 3 कंप्लीट कर चुके हैं। हमने रेशियो समझ लिया, गुडविल समझ लिया। आज स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ असिस्टेंट लायबिलिटीज, संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। बड़े ही ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है और 100% आता है ये टॉपिक। सेम टू सेम आपके नेक्स्ट चैप्टर है आपका रिटायरमेंट एंड डेथ। रिवैल्यूएशन आपका एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों में सेम बनता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी सेम फॉर्मेट है, सेम प्रोसेस है, इसीलिए आप बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। अपने पास सबसे पहले तो बात करते हैं रिवैल्यूएशन, पुनर्मूल्यांकन क्या होता है। देखो, पुनर्मूल्यांकन 2 अलग अलग शब्दों से बना हुआ है। एक तो है पुनः, एक है आपका मूल्यांकन। पुनः का मतलब होता है वापस, जनरली आप जानते होंगे, वापस। और मूल्यांकन जिसको हम बोलते हैं वैल्यूएशन इंग्लिश में। देखिए, अब हम एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 अप्रैल 2010 को ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, जब इनके पास असिस्ट का वैल्यू था 10 लाख रुपए। ए और बी ने 1 अप्रैल 2010 को एक बिजनेस स्टार्ट किया था, जब इनके पास असिस्ट थी 10 लाख रुपए। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या आज 1 अप्रैल, मान लो 1 अप्रैल 2021 को इस असिस्ट की वैल्यू 10 लाख होगी या नहीं होगी? पहला प्रश्न तो आपसे ये है मेरा। इस असिस्ट में चाहे कोई सा भी आ गया, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीन है, कुछ भी है। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि क्या 1 अप्रैल 2021 को इस असिस्ट का वैल्यू 10 लाख रुपए होगा या नहीं होगा? बेटा जवाब देना नहीं फटाफट। होगा। नहीं होगा। चलिए, नहीं होगा सर। ठीक है, नहीं होगा हमारे पास। ये तो हमने कह दिया कि सर 10 लाख तो नहीं होगा। तो हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे, या तो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। भाई या तो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। 10 लाख नहीं होगा मतलब या तो बढ़ेगा या घटेगा। इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया कि जो असिस्ट आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था उस टाइम लगाई थी, आज की कंडीशन में उसका वैल्यू उतना नहीं है। तो जब वैल्यू 10 लाख नहीं है, प्रश्न हमारे सामने ये रहता है
कि सर हमारा वैल्यू 10 लाख नहीं है तो कितना वैल्यू होगा। 10 लाख नहीं है तो या तो अधिक होगा, या तो वैल्यू ज्यादा होगा, या कम होगा, दोनों में से एक होता है। या तो आपका वैल्यू बढ़ जाएगा या घट जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया यहाँ पर वैल्यू का? Yes, समझ। sir. हाँ, अब पॉइंट आता है हमारे सामने रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन यानी वापस मूल्यांकन। देखो, आपने ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट कब किया था? 1 अप्रैल 2010 को। आज 1 अप्रैल 2020 को सी एडमिट हो रहा है आपके बिजनेस में, पार्टनरशिप फर्म में सी एडमिशन ले रहा है। उस टाइम हमारे पास जितने असेस्ट थे उन सबका रिवैल्यूएशन करते हैं। देखिए, जब तक ए और बी काम कर रहे थे उनको ऐसा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो उन्होंने बिल्डिंग परचेज किया या जो मशीन परचेज करी, उन्होंने जो परचेज करके लगा दिया था वो लगा दिया था। उन्हें उसको चेंज करने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं थी, उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी थी। लेकिन जैसे ही एक नया पार्टनर आया, उस टाइम हम रिवैल्यूएशन करते हैं, पुराने असेस्ट की वैल्यू को देखा जाता है बढ़ रही है या घट रही है। ऐसा क्यों करते हैं? अब रिवैल्यूएशन से रिलेटेड 2 पॉइंट आते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूं। रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन वी हैव 2 पॉइंट। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आपके पास 2 पॉइंट आएंगे रिवैल्यूएशन। सबसे पहला पॉइंट आता है क्यों करता है ऐसा, बाय। आपको रिवैल्यूएशन को क्यों बनाना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है। और सेकंड पॉइंट आता है कब बनाते हैं ऐसा, कब जरूरत पड़ती है रिवैल्यूएशन की। और तीसरा प्रश्न आएगा कैसे बनाते हैं। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड 3 प्रश्न हमारे माइंड में सेटअप हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्यों, व्हाई। सबसे पहला प्रश्न ये रहता है, देखिए बेटा, कुछ भी काम करो उससे पहले हमारे दिमाग में ये जरूर आता है कि ऐसा क्यों करना है। भाई क्यों, व्हाई, क्या रीजन है इसका। तो क्यों करना है, तो हम इसको लिखते हैं प्रवेश के समय, प्रवेश के समय किसी भी साझेदार को लाभ हानि न हो। देखो, फिर से एक एग्जांपल समझते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। बेटा नहीं समझ में आया तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं मैं। सपोज करो ए और बी, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। 2 पर्सन है, ए और बी है, जिन्होंने 1 अप्रैल 2010 को बिजनेस स्टार्ट किया। इस दिन इनके पास फर्नीचर था 1 लाख का, बिल्डिंग था 6 लाख रुपए का, ठीक है। अब 1 अप्रैल 2021 को 1 अप्रैल 2021 को सी आया है। मुझे बताओ, सी जो पैसा लाता है उसे हम क्या बोलते हैं? सी पैसा लाता है, आपको याद होगा हमने समझा भी है इस बात को। जो नया पार्टनर आता है वो पैसा लाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? Goodwill. हाँ, क्या Goodwill. बोलोगे? कैपिटल। क्या कहेंगे हम उसको? कैपिटल। हाँ, अब जो हम कैपिटल लाता है, दो सी जो आएगा वो 2 अलग अलग पैसे लाएगा। सी आएगा ना, वो 2 पैसा लाएगा। एक तो लाएगा कैपिटल का, एक लाएगा वो गुडविल का। अब इन दोनों को हम फिर से समझते हैं। कैपिटल क्यों लाएगा? संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए, हमने ये समझा है। और गुडविल लाएगा भावी लाभों में हिस्सा पाने के लिए। देखो, अब जो कैपिटल का पैसा ला रहा है वो उसकी असेस्ट के बेस पर ही डिवाइड होगा, क्योंकि आखिर इस पैसे के बदले में उसको संपत्ति में ही हिस्सा मिल रहा है। तो इसकी कैपिटल हम डिसाइड करेंगे वो किस आधार पे करेंगे? फर्म की असेस्ट के बेस पे। अब 2010 में आपके पास फर्नीचर था 1 लाख का,
बिल्डिंग था 6 लाख का, बंदा आज आ रहा है 2021 में। अब यदि हमने, मेरी बात अब ध्यान से सुनना, यदि हमने उसकी कैपिटल 2010 की असिस्ट के बेस पे करते हैं, 2010 की असिस्ट के बेस पे करते हैं, तो कहीं ना कहीं ए और बी या सी को, किसी को प्रॉफिट हो सकता है, किसी को लॉस हो सकता है। कैसे? अब हम बात समझते हैं। क्या 2010 में फर्नीचर 1 लाख था, 2021 में भी 1 लाख ही होगा? क्या 2021 में भी 1 लाख होगा? नहीं। नहीं होगा। हम सपोज करते हैं कि आज इसकी वैल्यू 60,000 है। बिल्डिंग जो 2010 में 6 लाख का था, आज उसकी वैल्यू बढ़ के 10 लाख हो गई। अब यदि यदि हमने इस वैल्यू पर, मतलब 2010 के आधार पर उसकी कैपिटल का डिसाइड किया है, तो ऐसी कंडीशन में ए और बी को हो सकता है लॉस हो जाए या सी को लॉस हो जाए। क्यों लॉस होगा? सी को फर्नीचर तो मिला 1 लाख का, बट वास्तव में है कितने का? 60,000 का, तो सी को लॉस है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं भाई? आपका फर्नीचर वास्तव में है 60,000 का, और हमने उसकी कैपिटल डिसाइड करी है 1 लाख के आधार पे, तो सी को लॉस हो गया। सेकेंड पॉइंट, बिल्डिंग वास्तव में आज की डेट में बिल्डिंग का कॉस्ट है या बिल्डिंग का वैल्यू है 10 लाख, हमने उसकी कैपिटल डिसाइड कर ली 6 लाख के आधार पे, तो ए और बी को लॉस होगा। तो हमारे पास असेट्स और लायबिलिटी से किसी ना किसी को लॉस होने के चांसेस बन जाते हैं, चाहे वो नए पार्टनर को हो या पुराने पार्टनर को। इसीलिए ना किसी को प्रॉफिट होना चाहिए, ना किसी को लॉस होना चाहिए। इसलिए हम एक अकाउंट बनाते हैं या एक एडजस्टमेंट करते हैं जिसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन। इज इट क्लियर? रिवैल्यूएशन क्यों करते हैं? क्योंकि न किसी पुराने साझेदार को या नए साझेदार को, किसी को भी लॉस नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं हो, इसीलिए हम एक प्रकार से एक एडजस्टमेंट करते हैं। ये समझ में आया? क्यों करते हैं ये समझ में आया? जी सर। यस सर। अब अपना अगला प्रश्न आता है, कब करते हैं? ऐसा कब करना होता है? और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बात का ध्यान रहे कि पुनर्मूल्यांकन कब बनाया जाता है या पुनर्मूल्यांकन का समायोजन कब किया जाता है, या प्रश्न पूछा जाता है ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जहां संपत्ति एवं दायित्व का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें आप रिवॉल्यूशन बनाओगे? तो ऐसी टोटली 5 स्थितियां होती है। रिवॉल्यूशन कब कब बनता है? तो ऐसी टोटली 5 सिचुएशन है जब हम रिवॉल्यूशन बनाते हैं। बड़ा ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला पॉइंट, नए साझेदार के प्रवेश पर, साझेदार की निवृत्ति पर, निवृत्ति, साझेदार की मृत्यु पर, साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन करने पर, और लास्ट कंडीशन होती है 2 साझेदारी फर्मों के एकीकरण पर। देखिए, टोटली हमारे पास 5 ऐसी स्थितियां हैं जब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना होता है, रिवैल्यूएशन बनाना होता है। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है संपत्ति एवं दायित्व का पुनर्मूल्यांकन। तो ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं, संपत्ति एवं दायित्व को वापस रिवैल्यूएट करते हैं, तो वो टोटली 5 सिचुएशन है। जब एक नया पार्टनर आपकी पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेता है, कोई पार्टनर आपकी पार्टनरशिप फर्म से रिटायर्ड होता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, आप अपना लाभानी अनुपात चेंज कर लेते हो, या 2 अलग अलग फर्म को आप एक कर लेते हो। ऐसी 5 परिस्थितियां हैं जब आपका रिवैल्यूएशन आपको बनाना होता है। इज इट क्लियर? प्रश्न पूछा जा सकता है कि रिवैल्यूएशन कब बनाया जाता है, या साझेदारों संपत्ति एवं दायित्व का पुनर्मूल्यांकन कब किया जाता है, तो कब किया जाता है? समझ में आ गया? ऐसी 5 कंडीशंस क्लियर है?
हमारे पास इन 5 सिचुएशन में आपको रिवैल्यूएशन करना होता है अपने असेस्ड लायबिलिटीज का। ये समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न रहता है कैसे बनाते हैं रिवैल्यूएशन, कैसे करते हैं, क्या सिचुएशन रहती है, कैसे करने का तरीका क्या होता है, वो थोड़ा सा देखते हैं। ये समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। बेटा रिप्लाई कर दीजिए फटाफट, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिवैल्यूएशन। देखो, रिवैल्यूएशन करने के लिए आपको सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक अकाउंट ओपन होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता। हिंदी में बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता। एक अलग से अकाउंट बनाना होगा जिसको कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट का। इसका नेचर कैसा होता है? नॉमिनल अकाउंट का। जानते हो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? आपने लास्ट ईयर 11th में समझा था। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? जिसके अंदर आप किसको इंक्लूड करते हो? इनकम और एक्सपेंसेज को, मतलब प्रॉफिट और लॉस को। तो यहाँ आपको रिवैल्यूएशन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट करना है। अब हम इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्रीज। इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज होती है। तो पहले तो इसका कुछ रूल्स समझ लीजिएगा। पहले तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। मुझे ये बताओ, आपने 11th क्लास में समझा था नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या होता है? 11th में समझा था ना आपने? भाई 3 अकाउंट होते थे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। नॉमिनल का सभी एक्सपेंसेस को डेबिट करो, सभी इनकम को क्रेडिट करो। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया कुछ समझी। ऑल एक्सपेंसेज आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। ऐसा कैसा यदि हम समझ लेते हैं तो ऑल प्रॉफिट्स आर क्रेडिट एंड ऑल लॉसेस आर डेबिट। दो कंडीशन हो गई, सारे प्रॉफिट क्रेडिट करना है, सारे लॉस डेबिट करना है। इज इट क्लियर? जो प्रॉफिट होगा उसे क्रेडिट करेंगे और जो लॉस होगा उसे डेबिट करेंगे। ये समझ में आ गया बेटा? रिप्लाई हाँ। अब आप Yes, समझना, sir. हाँ अब आप समझना रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। फर्स्ट कंडीशन, रिवैल्यूएशन में लॉस प्रॉफिट होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। पहला पॉइंट याद रखिएगा, प्रॉफिट होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करना है। एक और लाइन में यहां लिख देता हूं, रिवैल्यूएशन में ओनली असेस्ड एंड लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट किया जाता है। दूसरा कुछ नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, ये ध्यान रखना। आप रिवैल्यूएशन में केवल असेस्ड लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट करोगे तो यहाँ आप देखोगे रिवैल्यूएशन में यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करोगे। रिवैल्यूएशन में यदि प्रॉफिट हुआ है तो आपको क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करना है। पहली बात समझ में आ गई? यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करना है। सेकंड कंडीशन आती है हमारे सामने, रिवैल्यूएशन में लॉस हो रहा है, लॉस होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करना है, लॉस हो रहा है तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना है। बस दो ही काम याद रखने हैं। यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करोगे? क्या करोगे? क्रेडिट। क्रेडिट करना। वेरी नाइस। और लॉस हो रहा है तो डेबिट। बहुत बढ़िया। अब हमारे दिमाग में प्रश्न चला कि प्रॉफिट और लॉस होगा कब? ऐसी कौन सी कंडीशंस होगी जहां आपको प्रॉफिट होगा और ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जहां आपको लॉस होगा?
तो प्रॉफिट होने के भी दो अलग अलग कंडीशंस है और लॉस होने के भी दो अलग अलग कंडीशंस है। अब ध्यान रखना प्रॉफिट कब होता है, संपत्ति का मूल्य बढ़ने पर। देखो बेटा, जब भी आपका असेस्ट इंक्रीज होता है, व्हेन एवर असेस्ट आर इंक्रीजिंग देन वी हैव प्रॉफिट। जब भी हमारा असेस्ट बढ़ेगा, किसी भी संपत्ति की वैल्यू बढ़ रही है, पहले के कंपेयर में देखा जाए तो अब असेस्ट बढ़ रही है, असेस्ट बढ़ेगी मतलब आपका प्रॉफिट होगा। और दूसरा लॉस कब होगा, जब संपत्ति का मूल्य घटने पर। संपत्ति का मूल्य घटने पर, यदि आपका मूल्य घट रहा है तो आपको लॉस होगा, मूल्य बढ़ रहा है तो प्रॉफिट होगा। तो मैं आपसे फिर से यही पूछूंगा कि आपको प्रॉफिट कब होगा, जब संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा। संपत्ति का मूल्य बढ़ने पर। वेरी नाइस, व्हेन वी हैव असेट्स आर इंक्रीजिंग, जैसे ही हमारे पास संपत्ति मूल्य बढ़ रही है प्रॉफिट होगा, संपत्ति का मूल्य घट रहा है लॉस होगा। सेकंड पॉइंट, यदि आपका दायित्व का मूल्य घटने पर, लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, दायित्व कम हो रहे हैं, मतलब आपको प्रॉफिट होगा। और यदि दायित्व बढ़ रहे हैं, दायित्व बढ़ने पर, यदि आपका लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है तो लॉस होगा। जैसे मान लीजिए कोई क्रेडिटर्स थे, पहले आपको उसको 10,000 देना था, अब आपने रिवैल्यूएशन किया और आपको पता चला कि इसको 10 नहीं 12 देना है, मतलब 2,000 एक्स्ट्रा देना है, मींस इट इज अवर लॉस। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। यदि कोई लायबिलिटीज था, क्रेडिटर्स था, उसको आपने पहले बैलेंस शीट में दिखा रखा था कि उसको 10,000 देने थे, लेकिन आज आपने वैल्यूएशन किया, जैसे ही आपने वैल्यूएशन किया आपको पता चला कि इसका वैल्यू तो 10 नहीं 12 है, उसको 2,000 एक्स्ट्रा देना है, दैट मीन इट इज अवर लॉस। और सेम उसका उल्टा, यदि 10 की जगह उसको 8 देना होता तो प्रॉफिट हो जाता। बिल्डिंग की बात करते हैं, किसी असेस्ट की बात करते हैं, सपोज करें हमारे बैलेंस शीट में हमने बिल्डिंग को 1 लाख पे दिखाया था, आज वैल्यूएशन कर दिया वो तो 1,20,000 है, मतलब प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट लॉस की दो ही सिचुएशन रहती है, जब आपका असेस्ट बढ़ता है प्रॉफिट होगा, लायबिलिटीज बढ़ती है लॉस होगा। इज इट क्लियर। असेस्ट घटेगी लॉस हो जाएगा, लायबिलिटीज घट जाएगी प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये था आपका रिवैल्यूएशन करने से रिलेटेड एंट्री करने के कुछ कॉमन रूल्स हैं। अब मैं यहाँ पे एक नोट डालता हूं, ध्यान से समझिएगा। एक छोटा सा नोट है हमारे पास, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस will be shared in old ratio। ये हमेशा याद रखना, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। हम रिवैल्यूएशन टोटली 5 सिचुएशन में बनाते हैं, इन पांचों में से कोई सा भी सिचुएशन क्यों ना हो, आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा पुराने अनुपात में बढ़ता है। जो आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस होता है, रिवैल्यूएशन करने के बाद इससे जो आने वाला लाभ और हानि है उसको आप किसमें बांटोगे, कौन से रेशियो में बांटोगे? ओल्ड रेशियो। टोटली आपके पास कितने रेशियो होते हैं? टोटली हमारे पास रेशियो कितने हैं? 3, ओल्ड, न्यू और सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस रेशियो ओनली गुडविल के लिए निकाला जाता है। गुडविल के लिए आपको सैक्रिफाइस रेशियो तैयार करना है, और बाकी ये जो है पुराना अनुपात, आपको प्रॉफिट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांटने के लिए पुराना अनुपात यूज करना होगा। इज इट क्लियर। ये कुछ एंट्रियां करने का तरीका था। अब इससे रिलेटेड एक अकाउंट का भी फॉर्मेट समझ लेते हैं कि मान लीजिए डायरेक्टली आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा है, तब हम कैसे बनाएंगे। तो हम यहाँ एक बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेरा आपसे प्रश्न रहेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर कौन सा होता है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? विच नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्लीज टेल मी। नॉमिनल। वेरी नाइस, नॉमिनल। बहुत बढ़िया। चलिए, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट की दो साइड होती है, ये है आपकी डेबिट साइड, तो ये है आपकी क्रेडिट साइड।
अब मुझे बताओ रिवैल्यूएशन डेबिट कब करते हैं? अभी मैंने आपको इसका रूल समझाया था। ऐसी कौन सी स्थिति है जब आप रिवैल्यूएशन डेबिट करते हो? लॉस होगा था। हाँ, वेरी नाइस, लॉस की लॉस के टाइम में। मुझे ये बताओ आपको लॉस कब कब होगा? ऐसी कौन कौन सी स्थिति है जब आपको लॉस होगा? ऐसी जब लाइबिलिटीज लाइबिलिटी में है ना, बढ़ेगी। इंटरेस्ट। तो एक एक जना बताइए, मैं जिसको पूछूं वो बताना, ठीक है ना? सबसे पहले हाँ हैदल जी बताइए, लॉस कब होगा? जब हमारी लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज में वृद्धि होगी। वेरी नाइस। और लॉस होने की मैं ना इंक्रीज क्या सिचुएशन होती है? कुमकुम जी बताएंगे, कुमकुम जी बताएंगे। और कौन सी परिस्थिति में लॉस होता है? पहला लाइबिलिटीज बढ़ेगा, ठीक है, और लॉस होने के चांसेस कहाँ बनते हैं कुमकुम जी? ईशा जी बताइए, बोलो। संपत्ति का मूल्य घटता है तब। वेरी नाइस। आपका जैसे ही असेस्ट कम हो जाता है, दो परिस्थितियां हैं जब आपको लॉस होता है। पहली कंडीशन, असेस्ट का वैल्यू कम हो रहा है तो हम लिखते हैं, एंट्री करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेस्ट। एंट्री हो जाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेस्ट। ऐसा कब करना है? संपत्ति का मूल्य घटने पर। ऐसा कब करना है? संपत्ति का मूल्य घटने पर। जैसे ही आपका असेस्ट का वैल्यू कम हो जाता है, एंट्री हो जाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेस्ट। यदि आपकी असेस्ट बढ़ जाती है, मतलब हमारे लिए प्रॉफिट हो जाता है, हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, एंट्री बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी एंट्री बन जाती है हमारी असेस्ट अकाउंट डेबिट। हमारी एंट्री बनेगी असेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। असेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ऐसा कब करना है? संपत्ति का मूल्य बढ़ने पर। जैसे ही आपके असेस्ट का वैल्यू बढ़ जाता है, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखोगे, घट जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड लिखना है। सेम पॉइंट, जैसे ही आपकी लाइबिलिटीज बढ़ जाती है टू लाइबिलिटीज, क्योंकि एंट्री हो जाएगी हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज। ऐसा कब होगा? दायित्व बढ़ने पर। आपके दायित्व तो बढ़ रहे हैं, इस टाइम आपको करना है टू लाइबिलिटीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज। और यदि आपके लाइबिलिटीज कम हो रही है तो एंट्री हो जाती है लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, दायित्व घटने पर। चलिए, ये आपके पास मैं एक बार फिर कह देता हूं, बहुत ही ध्यान से सुन लीजिएगा। केवल दो ही ट्रांजैक्शन आते हैं, असेस्ट और लाइबिलिटीज। इन चार के अलावा इस अकाउंट में और कुछ भी नहीं आता है। यदि आपकी असेस्ट बढ़ रही है, घट रही है, तो आपको रिवैल्यूएशन में लिखना है। यदि आपका लाइबिलिटीज बढ़ रहा है, घट रहा है, तो आपको यहाँ पे लिखना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, रिवॉल्यूशन में कुछ पॉइंट नहीं आते हैं, इसके अलावा कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो नहीं आते हैं। गलती से भी ना लिखें, क्योंकि आगे जाके आपको वो देखने को मिलेंगे, आपको कई बार देखने को मिलेंगे, तो उनको नहीं लिखना है। वो कौन कौन से पॉइंट है? स्पेशली आपकी कैपिटल और गुडविल, दो पॉइंट रहते हैं, कैपिटल और गुडविल, जो आपके रिवॉल्यूशन अकाउंट में नहीं लिखा जाता है। इस बात का ध्यान रखना है, रिवॉल्यूशन अकाउंट में नहीं लिखना है। आया समझ में? आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, मैं यहाँ लाइन खींच के, पहले तो इस अकाउंट को कंप्लीट कर लेते हैं। इतना करने के बाद आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे। बैलेंसिंग फिगर किसी भी साइड आ सकता है, चाहे वो डेबिट में आओ या क्रेडिट में आओ। जहां कम आएगा वहां लिखेंगे हम टू पार्टनर्स कैपिटल। जहां कम आएगा वहां लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल। बाय में कम आ रहा है, बाय पार्टनर्स कैपिटल।
टू में कम आ रहा है मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है, बाय में कम आ रहा है मतलब आपको लॉस हुआ है। चाहे वो प्रॉफिट हो लॉस हो, आपको ओल्ड रेशियो में शेयर करना है पार्टनर्स में। जितने भी पार्टनर्स हैं हमारे पास, और ओल्ड रेशियो केवल ओल्ड पार्टनर्स का होता है, न्यू का नहीं होता है, इस बात का ध्यान रहे। तो यदि आपको प्रश्न पूछा जाए कि पुनर्मूल्यांकन का लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा, या पुनर्मूल्यांकन का लाभ और हानि किस अनुपात में बांटी जाएगी, किस अनुपात में बांटी जाएगी, नोट रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल और गुडविल का कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाता है, एक बात ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस को हमेशा ओल्ड रेशियो में ही बांटते हैं। ये आपके कुछ नोट है। तो ये जो हमने अभी तक सिखाया है बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये तीनों स्लाइड का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आज बैठ के बहुत अच्छे से एक बार इसका रीडिंग लगाना है। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड, कल इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट हम अगली क्लास में करते हैं। धन्यवाद।